गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने चैप्टर 4 धातु और अधातु में पढ़ चुके हैं कि धातुओं की अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, धातु जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले धातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो धातुओं की क्षारकों के देखो, धातुओं की अम्लों के साथ जब हमने अभिक्रिया पढ़ी थी तो धातु की अभिक्रिया अम्लों से होने पर हमें धातु लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होएगी। इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप किया गया था कि जब धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है, यानी धातु के अंदर अम्ल के अंदर धातु के टुकड़े डालें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर, तो अम्ल के अंदर धातु के टुकड़े डालने पर एक गैस उत्पन्न होती है। उस गैस को अगर हम साबुन के घोल से गुजारें तो साबुन के घोल से गुजरने पर उस गैस के गैस जो बुलबुलों में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उन बुलबुलों के नज़दीक हम मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएं तो वह बुलबुलें फट ध्वनि के साथ फटेंगे, जो जिससे ये पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। आज हम पढ़ने वाले धातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए भी एक प्रणाली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन ले लें और उस ताज़ा विलयन यानी 3-4 टिकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की 5 मिलीलीटर जल में घोल लें। इसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए, जलती हुई माचिस की तिल्ली प्रणाली के मुंह के नज़दीक लाएंगे तो क्या होएगा। तो जब जलती हुई तिल्ली को देखो, जैसे हमने एक प्रणाली ले ली, उसमें हमने विलयन ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी इसमें पानी डाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड की 5 टिकिया इसमें डाल दी, 3-4 टिकिया, और इसमें एल्यूमिनियम की पन्नी जो आप लोग फॉइल पेपर यूज़ करते हो रोटी लपेटने के लिए, उसी प्रकार की एल्यूमिनियम की पन्नी जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसमें एक रिएक्शन होएगी और उस रिएक्शन में से गैस उत्पन्न होएगी। वो गैस बाहर निकलेगी तो उसमें से हम जैसे ही हम इसके मुंह के नज़दीक मोमबत्ती लेकर के आएंगे या जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर के आएंगे तो फट ध्वनि की आवाज़ आएगी हमारे पास। तो इससे पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो ये पता चला कि क्षारकों के साथ अभिक्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी, लेकिन अधातुओं के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं बता सकते हम कि अधातुएं रिएक्शन, क्या सभी अधातुएं रिएक्शन करेंगी। कुछ अधातु ऐसी हैं जो रिएक्शन कर भी सकती हैं, कुछ नहीं भी करेंगी। तो अधातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया है, ये सामान्य तौर पर घटित होगी नहीं। तो धातुओं की जब क्षारकों के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्या उत्पन्न होएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होएगी इसमें से। अब है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया में देखें, जब कोई धातु A मान लो, पहली धातु A है और दूसरी धातु के लवण विलयन से उसकी अभिक्रिया करवाई जाए और धातु ए का लवण विलयन मिल जाए हमें,
और धातु भी अलग हो जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो देखें इसमें जैसे हम यहाँ पर हमने लिया आयरन यानी लोहा और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। तो जैसे हम आयरन की कॉपर सल्फेट यानी कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाएगा, आयरन इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये कॉपर अलग रह जाएगा। तो देखिए इसमें आयरन ने कॉपर को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया, इसकी जगह से इसको हटा दिया, खुद इसकी जगह पर आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया कब होएगी? देखो जब धातु ए यानी ये वाली धातु, जिस धातु का विलयन हमने लिया है उस विलयन से ये वाली धातु ज्यादा अभिक्रियाशील होगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी, नहीं तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग देखते हो कि लोहा जो तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है लोहा तांबे के मुकाबले में। आप लोग देखते हो सामान्य तौर पर लोहे पे जल्दी जंग लग जाता है, तांबे पे देर से जंग लगता है। तो लोहा ज्यादा क्रियाशील हुआ तांबे के मुकाबले। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहा जो है इस विलयन से कॉपर को यानी तांबे को हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर। ऐसा ही जिंक सल्फेट आप लोगे तो जिंक सल्फेट भी आयरन के साथ ऐसे ही रिएक्शन करेगा तो इससे जिंक को ये हटा देगा तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होएंगी। तो जो धातु ज्यादा क्रियाशील होएगी वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटाकर उसके स्थान को ले लेगी। तो अब हमारे पास नया टॉपिक आता है धातु और अधातुओं के क्या उपयोग हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कि धातु और अधातु के उपयोग हमारे लिए क्या क्या इनके उपयोग हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखें ये आपको मालूम होना चाहिए कि धातुओं का उपयोग मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपकरण आदि बहुत सारी चीजें सब बनाने में धातुओं का उपयोग होता है। क्यों होता है इसके पीछे का कारण आपको मालूम है होना चाहिए। इसके देखो धातुएं ठोस होती हैं और कुछ अधातुओं का भी उपयोग करते हैं इन चीजों को बनाने में। देखो अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक, आप ये बताएंगे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो अधातु बताएं और जिसे हम सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं तो वो अधातु है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम अंदर खींचते हैं सांस के जरिए, वो एक अधातु है और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। अब उस अधातु का नाम जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के हेतु किया जाता है तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसी अधातु जिसका उपयोग हम पौधों में वृद्धि के लिए करते हैं। अब अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण करने में किया जाता है, एक ऐसी अधातु जिसका उपयोग हम पानी को शुद्ध करने में करते हैं, वो है क्लोरीन। आगे कहता है एक ऐसी धातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, तो वो आयोडीन बैंगनी रंग का एक विलयन बनाती है। तो उसका उपयोग हम घाव जब हो जाता है, कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसका विलयन लगाते हैं हम घाव पर। पटाखे में प्रयुक्त होने वाली अधातु, पटाखे में कौन सी अधातु प्रयुक्त होती है? तो पटाखे में सल्फर, पोटेशियम तो धातु है, तो पटाखे में प्रयोग होती है सल्फर। तो कहता आगे कहता मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? तो देखो मैग्नीशियम आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं
कि डॉक्टर लोग कई बार आप लोग को कहते हैं कि आप लोगों की आंखें कमज़ोर है, आप हरी सब्जियां खाया करो, उनमें आयरन होता है। आयरन मतलब लोहा। हरी सब्जियों में लोहा यूँ नहीं है कि लोहे को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में लोहा नहीं होता हरी सब्जियों के अंदर। आप लोग ये बात जानते हैं कि सभी चीज़ें प्रकृति से ही मिलती हैं हमको। हम ये सभी चीज़ें चाहे लोहा एल्यूमिनियम वो ज़मीन से ही निकलता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन से ही इन पोषक तत्वों के रूप में इनको ग्रहण करते रहते हैं धीरे धीरे बहुत महीन कणों के रूप में, और वो पेड़ पौधों के हर एक भाग में पहुंच जाते हैं। तो जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक भी है। तो इसलिए मैग्नीशियम या आयरन जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, और कई सारे पोषक तत्व भी उपयोगी है। कहता आपने कक्षा 7 में सीखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जब कोई नया दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाता है तभी रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है, और यह जो नया पदार्थ बनता है वो उन दोनों पदार्थों से अलग होता है जो हमने उसे बनाने में प्रयोग किए हैं। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ठंडा करके गर्म या वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो उसको तत्व कहा जाता है। जब हम कभी किसी पदार्थ को कि टुकड़े टुकड़े करते रहे और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हम उसके और टुकड़े ना कर पाए या उसको और विघटित ना तोड़ वो और विघटित ना हो सकता हो तो उसको कहेंगे तत्व। सल्फर एक तत्व है। इसी का प्रयोग आयरन और कार्बन भी इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जो तत्व का नमूना सैंपल होता है उसमें सभी परमाणु एक ही टाइप के होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। जो परमाणु है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई लड्डू है, लड्डू किससे बना है? बूंदी से बना, तो बूंदी उसकी सबसे छोटी इकाई है। वैसे ही तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वह परमाणु। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। तत्व के भौतिक परिवर्तन जैसे कोई तत्व पहले ठोस रूप में फिर द्रव अवस्था में आ जाए या गैस अवस्था में आ जाए तो उसके जो परमाणु है उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। क्योंकि ब्रह्मांड में पदार्थों की संख्या असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। जो तत्व है वो सीमित है लेकिन जो पदार्थ है वो अनेकों अनेक है, क्योंकि आपस में मिल करके अनेकों अनेक पदार्थ बनाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, 20 से कम अधातु हैं। कुछ उपधातु हैं जिन्हें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। उपधातु क्या होते हैं? तो देखो जो कुल तत्व है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो 94, और इनमें से भी अधातु कितने हैं जी? 20 से कम अधातु है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो उपधातु है। उपधातु क्या होते हैं? जिसमें धातु के भी गुण आ जाए और अधातु के भी गुण आ जाए, दोनों के गुण आते हैं उनको बोलते हैं हम उपधातु। तो धातु और उपधातु के बारे में हम ज़्यादातर चर्चा परमाणु के बारे में आगे हम 9वीं क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में केवल इतना ही हमने पढ़ना है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 को आप लिख भी लें और साथ साथ रिवाइज करें।